Welcome students. As you know that we were discussing chapter 4th of your 11th class, that is motion in a plane, and in this chapter vectors plays a very important role, and as you know that we have discussed vectors completely. हमने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है वेक्टर के अंदर, हमने हर एक चीज पढ़ी है और वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको 11th में ही नहीं बल्कि 12th क्लास में जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसमें लगभग 90% के अराउंड जो है आपके वेक्टर्स यूज होंगे उसके अंदर। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे क्लियर करके नहीं चलोगे तो आगे फिर दिक्कत होगी। तो ये तो है 12th क्लास की बात। उसके बाद भी अगर आप आगे चल के एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हो, नीट की या जेई की अगर आप तैयारी करते हो, उसमें भी जो है जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी वेक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बिना वेक्टर्स के हम चीज़ों को थोड़ा सा समझ नहीं पाते, खासकर व्हेन वी आर गोइंग फॉर टू डिस्कस मोशन इन ए प्लेन। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वेक्टर्स को पहले समझें। तो मैंने लगभग 15 वीडियो बनाई हैं वेक्टर्स के ऊपर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हो। अच्छा, जो रिवाइज्ड सिलेबस है जो इस साल सिर्फ और सिर्फ इसी साल जो यूज़ होगा, मतलब ठीक है ना, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है ग्रुप में। कुछ टॉपिक्स उसमें निकाले गए हैं और ये जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं ये सिर्फ इसी साल के लिए डिलीट हुए, तो उसके हिसाब से मैं आपके नोट्स तैयार कर रहा हूँ। और वेक्टर्स जो है ये उसमें है इंक्लूडेड है और ये होंगे भी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। अब देखिए, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वेक्टर्स आपके समझ में आ चुके हैं। अब उसके बेसिस पे हम जो है नेक्स्ट टॉपिक इसमें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज, अच्छा, मोशन इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? इससे पहले हमने पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। तो प्लेन का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। स्ट्रेट लाइन अगर हम बात करें तो वो 1 डायमेंशनल होती है, ठीक है ना। 1 डायमेंशन, सिंगल डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है ना। तो इट कैन बी अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बट व्हेन वी गो फॉर प्लेन्स दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 2 डायमेंशंस। अब उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें मतलब उसके वेक्टर्स हमें चाहिए या 2 कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? या तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो, या वाई जेड कोऑर्डिनेट हो, या जेड एक्स कोऑर्डिनेट हो। मतलब 2 कोऑर्डिनेट की हमें ज़रूरत पड़ती है जब मोशन किस में हो, प्लेन के अंदर होती है, या फिर इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेक्टर की अगर हमें पोजीशन बतानी हो, ठीक है ना, तो कैसे हम बताएंगे? जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें पोजीशन बतानी है सपोज, तो इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो पोजीशन वेक्टर ये हम डिस्कस कर चुके हैं लगभग। तो पोजीशन वेक्टर होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन बताता है हमें, ठीक है ना। और पोजीशन वेक्टर के लिए हम डिनोट क्या करते हैं? इसको आर से डिनोट करते हैं, आर और ऊपर एरो, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट आपका एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो आप कैसे दिखाओगे इसको, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है ना। मतलब एक्स और वाई यहाँ पे क्या है? कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखिए, अगर कोई कार आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इफ ए कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो सकती है। तो इफ ए कार इज मूविंग लाइक दिस, मतलब इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो ये मतलब हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो ये इसका आर जो है इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और ये इसकी पी क्या है? पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस तरह से चल रहा है तो इसको हम ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए इस तरीके से मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो है एक्स और वाई दोनों प्लेन में इसको शो करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ये पोजीशन P1 आपको बतानी है, जो कि इसकी प्रोजेक्शन x पे 1 है, मतलब 1 मीटर कुछ डिस्टेंस कवर किया है x के अलोंग, और 1 मीटर कुछ डिस्टेंस कवर किया है y के अलोंग। तो r की पोजीशन वेक्टर क्या होगी? 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर की जो है पोजीशन बता सकते हैं। अच्छा, जब हम पोजीशन बताते हैं तो साथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए भी हमें क्या चाहिए? पोजीशन वेक्टर चाहिए।
और कितनी पोजीशन चाहिए? 2 पोजीशन चाहिए। कौन सी? इनिशियल और फाइनल। अगर आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, रैंडम इस तरीके से मूव कर रहा है, तो आपसे अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो हम क्या करते हैं? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही करते हैं हम। तो ये मान लीजिए कोई पाथ है हमारा, इस तरीके से एक्स वाई प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि t1 टाइम पे या t0 टाइम पे हम देखते हैं कि पोजीशन क्या है। तो इनिशियल पोजीशन क्या है? उसकी p1 है, इनिशियल पोजीशन है उसकी p1, और जहां तक उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी कि फाइनल पोजीशन है उसकी p2। तो p1 से p2 के बीच में उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो p1 के हिसाब से कोऑर्डिनेट जो पोजीशन बनेगी, जो पोजीशन वेक्टर जो है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? r1 से। और ऐसे p2 के लिए हम पोजीशन वेक्टर कौन सा लेंगे? r2। तो कितना चेंज हुआ पोजीशन के अंदर? कितना चेंज हुआ? तो r2 माइनस r1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा आर। तो डेल्टा आर क्या है? ये शॉर्टेस्ट जो पाथ है p1 से p2 के बीच में, ये शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये हमारा क्या निकल गया? डेल्टा आर निकल गया। ठीक है, तो वही सब इस थ्योरी में दे रखा है कि p1 क्या है? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड p2 क्या है? सम अदर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसमें पोजीशन क्या है। तो r1 यहाँ पे क्या होगी? अगर हम इसके यहाँ पे अगर इसको ड्रॉप किया जाए, इसकी पोजीशंस अगर निकाली जाए इस तरीके से, ठीक है ना, एक्स और वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या होगी? तो r1 क्या होगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और ऐसे p2 इस पोजीशन के लिए बताएंगे हम पोजीशन वेक्टर r2 क्या होगा? तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, इस तरीके से होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो इस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? ये है, और p1 से p2 तक गया ऑब्जेक्ट तो ये डायरेक्शन रहेगी, और r2 पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो अगर हम ट्राइंगल लॉ लगाएं तो आपको समझ में आ जाएगा यहां पे कि वैल्यू क्या होंगी। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो देखिए r1 और डेल्टा r ये एक ही ऑर्डर में जा रही हैं। कौन से ऑर्डर में जा रही हैं? क्लॉकवाइज। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा r2 वो हम कैसे लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r2, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से हम ऐसे लिख सकते हैं r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू r2, क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे, तो r2 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहां देखिए डेल्टा r क्या हो जाएगा? r2, और ये उधर चला जाएगा तो r2 माइनस r1, और r2 की वैल्यू क्या है? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, माइनस, और r1 की वैल्यू क्या है? x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप। तो इसको थोड़ा सा रीशफल करना है आपको, मतलब x के अलोंग जो कोऑर्डिनेट्स उनको इकट्ठा कर लीजिए, और y के अलोंग जो है उनको इकट्ठा कर लीजिए। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा आर यहाँ पे क्या हो गया? तो x2 माइनस x1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा x, ऐसे y2 माइनस y1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा y। तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा? डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। तो डेल्टा x और डेल्टा y यहाँ पे क्या है? चेंज इन पोजिशन है अलोंग x एंड y एक्सेस रिस्पेक्टिवली। That is डेल्टा आर इज नथिंग बट चेंज इन पोजिशन, और चेंज इन पोजिशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ी है। जैसे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी है तो v के ऊपर ये बार आ जाता है, ठीक है ना, ये एवरेज वेलोसिटी के लिए होता है। तो एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, डेल्टा जो है चेंज के लिए यूज करते हैं। तो इसको कैसे रीड करोगे आप? चेंज इन पोजिशन, और आर क्या है? पोजिशन बताता है। तो चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो यही डेफिनेशन है वेलोसिटी की। डेल्टा आर को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे, ऊपर हमने अभी किया था, और अपॉन डेल्टा टी। इसको आप स्प्लिट कर दीजिए तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो देखिए अब ये चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है,
किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी जे वाई कैप, क्योंकि वेलोसिटी होगी ना, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पे वी एक्स और वी वाई क्या हो गए, आपके कंपोनेंट हो गए। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये आपकी वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है ना। और ऐसी एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं है, खाली इसके ऊपर हम बार लगा देंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन है कि वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेलोसिटी को। अब अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, इसको मॉडुलस में डाल दो, और सिंपली हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं कि इन दोनों का क्या होगा, स्क्वायर करके रूट में इसको स्क्वायर कर देते हैं ना, तो रूट ओवर और इनका स्क्वायर कर देंगे तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। जैसे हमने ए वेक्टर का पढ़ा था, ए इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ए की मैग्नीट्यूड हमने कैसी पढ़ी थी, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। तो सेम वैसे ही है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये होगी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की। अब इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो डायरेक्शन हम देखते हैं कि डेल्टा आर किसके अलोंग है, तो वो हमारी डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए इसमें कि अगर हमें इसकी पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी मैग्नीट्यूड हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी की हमें डायरेक्शन पता लगानी है। तो डायरेक्शन क्या होगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, P1 से P2। तो यही डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की भी होगी, ठीक है। तो वही चीज यहां बता रखी है इसने कि डायरेक्शन क्या होगी, तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। दैट इज डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने बताया था कि द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी हो। देखिए ये सारी वही चीजें हैं जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर ऐसे एक्सेलरेशन में हमने एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो वही सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम किस में पढ़ रहे हैं, प्लेन में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे हमने स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इन चीज़ों को। डेफिनेशंस वगैरह सब वही रहेंगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो एक उस टाइम पे, ठीक है ना। तो डेल्टा ची जो चेंज हो रहा है टाइम के अंदर वो क्या होगा, लगभग जीरो के बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही देख रहे हो, तो वहां पे जब एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रहे हो तो चेंज क्या होगा टाइम के अंदर, वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगी, वी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो लिमिट लगा देंगे हम, मतलब एक ऐसा टाइम जो कि जहां पे जो टाइम में जो चेंज हो रहा है वो ना के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो वेयर चेंज इन टाइम टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। और इसको, इस पूरे को, ये तो लिमिट की फॉर्म में है, इस पूरे को हम डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है एल टी लिमिट के लिए यूज करते हैं, तो लिमिट वेयर चेंज इन टाइम टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो दिस होल फैक्टर कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म ऑल्सो, इन डेरिवेटिव फॉर्म, दैट इज डी आर अपॉन डी टी। यानी कि इसको कैसे रीड करोगे कि डेरिवेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन क्या है इसमें, वही टेंजेंट जो निकलेगा, ठीक है ना। टेंजेंट पाथ एट द पर्टिकुलर पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वही जो डेल्टा आर होगी, जो चेंज इन पोजीशन की जो डायरेक्शन होगी, वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो देखिए आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे, तो लिमिट डेल्टा टी और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को ओपन कर दो, तो डेल्टा आर किसके बराबर होता है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। तो इसको आप स्प्लिट कर दीजिए, तो इसको हम अलग से लिमिट लगा देते हैं दोनों तरफ, एक्स के लिए आप अलग लगा दो और वाई के लिए अलग लगा दो। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और इस पूरे को हम कैसे लिख सकते हैं, इन डेरिवेटिव फॉर्म,
तो डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, और इसको हम पूरे को कैसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है ना। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, रेट, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है, वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी किसके अलोंग हुई, एक्स के अलोंग, और ऐसी ये वेलोसिटी किसके अलोंग हुई, वाई के अलोंग, ठीक है। तो जो ओवरऑल वेलोसिटी है, अगर उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में देखें तो क्या हो गया, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। मल्टीपल वेज हैं रिप्रेजेंट करने के, ठीक है ना। ऐसे अगर मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस स्क्वायर। सेम जो हम वेक्टर्स में पढ़े वही सब फॉर्मूले यहाँ लग रहे हैं। अगर डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जैसे टेन थीटा हमारे पास क्या था, वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है ना। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ वेक्टर्स में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे कि इन चीज़ों को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को, पोजीशन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हम सब समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब वेलोसिटी को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं कि वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, फिर आप इनको सेपरेट सेपरेट लिख लीजिए। तो वी एक्स अपॉन वी टी, और ये हो गया वी वाई अपॉन डेल्टा टी, और ये वी एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो अब ये क्या है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हो गई एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये हमारी ओवरऑल क्या एक्सेलरेशन है, और इसके ऊपर जब हम ये डैश लगा देंगे तो ये एवरेज एक्सेलरेशन शो करता है, ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो ये तो हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो देखिए इस ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये हमारा कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का ये पाथ है, ठीक है ना। तो ये P1 पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मान लीजिए क्या है, V1 है, ठीक है। और V1 वेलोसिटी है, तो V1 वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा है, तो मैंने कहा था टेंजेंशियल जो पाथ होता है, जो टेंजेंट होगा, तो P1 पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए ये कर्व है और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, तो यही जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट आपको पता है, आप मैथ्स में पढ़ते हो, एनी लाइन जॉइनिंग द सर्कल एट सिंगल पॉइंट। तो अगर ये कर्व्ड पाथ है तो इस सिंगल पॉइंट के ऊपर यही एक लाइन निकलेगी यहाँ से, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन है ये आपकी हो गई V1, ठीक है ना। तो P1 पोजीशन पे जो वेलोसिटी है V1, और ऐसे P2 पोजीशन, तो P2 पोजीशन पे टेंजेंट अगर हम निकालें तो ये टेंजेंट जाएगा सीधा सीधा, तो ये डायरेक्शन हो गई V2 की। तो ये V1 की डायरेक्शन हो गई और ये V2 की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, V2 माइनस V1, ठीक है। तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो हमारी डायरेक्शन आएगी एक्सेलरेशन की। तो आप इन दोनों ग्राफ को, ये जो दोनों वेक्टर हैं V1 और V2, इनको हम यहाँ मैंने रख दिया, देखो इसी पोजीशन पे, ठीक है ना। इनको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से उठा के मैंने सेम इसकी ओरिएंटेशन और इसकी लेंथ मैंने चेंज नहीं की, और मैंने इसको यहाँ रख दिया V2। ऐसे V1 को उठाओ, V1 को उठा के आप एज इट इज़ यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया V1 और ये हमारे पास आ गया V2। अब देखिए दोनों वेक्टर्स कैसे जुड़े हैं, टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास क्या जाएगा, डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए ये दो वेक्टर अगर क्लॉकवाइज हैं, नहीं यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दो वेक्टर V1 और डेल्टा V क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की वो क्या होगी, अपोजिट, डेट इज क्लॉकवाइज। तो आप लिख सकते हो कि V1 प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू V2, लिख सकते हैं हम लोग। तो उस हिसाब से फिर डेल्टा V क्या निकलेगा हमारे पास, V2 माइनस V1, चेंज इन पोजिशन, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा V की डायरेक्शन क्या है, देखो यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन है डेल्टा V की। तो जो डेल्टा V की डायरेक्शन होगी
चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन की होगी। तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन यही रहेगी। देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी हैज डायरेक्शन दिस, यही वाली डायरेक्शन है। हैंस डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी सेम, तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। तो देखिए v1 की डायरेक्शन ये है, v2 की डायरेक्शन ये है, दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो जो डेल्टा v आता है चेंज इन वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन ये आती है कुछ इस तरीके से, ऊपर की तरफ जाते हुए ये आती है, और यही डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। ऐसे फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा कि ऐसा टाइम जहां पे जो चेंज हो रहा है टाइम के अंदर वो कैसा है, नेग्लिजिबल है, मतलब टेंड्स टू जीरो है। तो इट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन ही है लेकिन ऐसे टाइम पे जहां पे डेल्टा टी क्या है हमारा, जीरो है, चेंज इन टाइम क्या है, जीरो है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं लिमिट के फॉर्म में, जैसे हमने वेलोसिटी को लिखा था वैसे ही हम एक्सेलरेशन को लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए इस ग्राफ में देखिए, इस पॉइंट पे v1 वेलोसिटी ये है और इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे v2 वेलोसिटी ये है, मतलब ये डायरेक्शन है। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये जो डेल्टा v आया ये क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन देखिए क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, और यही डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन की होगी। इस केस में देखिए आप v1 की डायरेक्शन ये है और v2 की डायरेक्शन ये है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से आएगी। तो ऐसे चलता है ये काम, ठीक है ना। तो आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, वो आपकी होगी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी आपकी वेलोसिटी की, और चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी आपकी एक्सेलरेशन की, ठीक है ना। और ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला ही हम यूज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। ऐसी एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन पोजीशन, तो जो डेल्टा आर है, जो चेंज इन पोजीशन है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आपकी क्या होगी, वेलोसिटी की होगी, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो आप इसको डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स प्लस डेल्टा वी वाई, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर आप इसको अलग अलग लिख लीजिए, स्प्लिट कर दिया हमने, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये पूरा फैक्टर क्या है, इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, डी वी एक्स अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डी वी वाई अपॉन डी टी। तो ये डेरिवेटिव फॉर्म में आ गया। और ये देखिए ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, और अलोंग एक्स एक्सिस तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए एक्स से और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए वाई से, ठीक है ना। तो अब देखिए ये एक्सेलरेशन थी और एक्सेलरेशन को हम देखिए इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फॉर्म रख दिया, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी एक्सेलरेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमने एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक्सेलरेशन की अगर मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो सिंपल आप वेक्टर फॉर्म लगाइए, इसमें मॉडुलस में डाल दोगे आप इसको, और वैल्यू कैसे निकालोगे, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये आपकी आ जाएगी मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो टेन थीटा ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है ना, वही सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन।